हेलो दोस्तों, अब देखते हैं कि अलाउद्दीन का हमारा रिफॉर्म क्या था। तो आपने हमेशा सुना होगा दिल्ली सल्तनत में कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमी मजबूत रहे, और इकोनॉमी मजबूत रहेगी तो उसका एम्पायर चलता रहेगा। यदि घर में पैसा है तो घर कभी टूटेगा नहीं, घर आगे बढ़ता रहेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? खिलजी को लगा कि जो स्मॉल एकताज हैं, ठीक है, जो आपको बताया अभी, जो सोल्जर्स थे जिनको लैंड अलॉट कर दी जाती थी, तो जो स्मॉल एकता थे इनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीकेज आ रही थी पैसों की, ठीक है। तो इन्होंने स्मॉल एकता को क्या किया? एबॉलिश कर दिया, खालसा सिस्टम लगा दिया, ठीक है। खालसा सिस्टम में ये था कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो सोल्जर्स थे उनको सीधे लैंड अलॉट कर दी जा रही थी। खालसा सिस्टम में क्या होगा कि जो भी लैंड थी ये स्टेट के पास आएगी, और जो भी इसका रेवेन्यू आएगा वो स्टेट के पास जाएगा, यहां से इनको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो रेवेन्यू डायरेक्ट हमारा कौन कलेक्ट करेगी। इसके बाद हमारा क्या था, एक हमारा जो मुस्तक राज थे, हमारे मुस्तक राज साहब को एरियर लेना था। तो जो स्मॉल एकता थे ना, जब से एकता सिस्टम लगाया गया था तब से जो हमारे टैक्स थे, जो जितना इन्होंने कमाया है वो टैक्स इनको स्टेट को भरना था। मतलब समझ रहे हो कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया गया था। अब तो भाई जो हमारे खुद से मुकद्दम थे इनकी तो हालत खराब कि भाई आज से लगा दो तो ठीक है, 10 साल पहले से लगा रहे हो, कहाँ से दूंगा। तो जो हमारे खुद से मुकद्दम, जो बेसिकली सोल्जर्स थे, उसमें स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी इनकी, बस ऐसे ही ये लोग रेगुलर बेसिस पे काम करते थे। तो ये जो कुछ और मुकद्दम थे ये लिटरली हमारे बेगर में कन्वर्ट हो गए, ओके। और ये बेगर में हमारे कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ बेसिकली कि इन्हें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हमें देना पड़ता था। अब देखिए, जो इन्होंने लैंड मेजरमेंट का भी सिस्टम लगाया जिसको हम पैमाइश बोलते हैं। जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी साहब थे, इन्होंने बोला कि नहीं, लैंड को नापना पड़ेगा। तो पहला सुल्तान ये थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हमारे लैंड मेजरमेंट पे काम करना शुरू किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंड की पैमाइश बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला कि बिस्वा सिस्टम लगा दिया। अब आज भी ईस्टर्न यूपी में जाएंगे तो वहां पे 1 बीघा होगा, और उसका 1/20 पार्ट जो यदि आप देखेंगे तो उसे बोलते हैं 1 बिस्वा, ठीक है। 20वां भाग जो बीघा का होगा उसे बोलेंगे 1 बिस्वा, ठीक है। और देखिए, बिस्वा में जो प्रोड्यूस होगा इसका 50% आपको देना पड़ेगा, समझ रहे? हायर टैक्सेशन, हायर नहीं, हाईएस्ट टैक्सेशन था ये हमारे सुल्तान के पीरियड में। तो जरा टैक्सेशन में बात ही कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि देखिए, एंशिएंट इंडिया में 1/6 हमारा टैक्सेशन होता था, लेकिन जैसे ही हम मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया में पहुंचते हैं तो वहां पे 1/3 टैक्सेशन होना शुरू हो गया था। अकबर ने भी 1/3 टैक्सेशन लगाया था। तो देखिए, 1/6 से 1/3 मतलब लालच और बढ़ गई राजाओं की। किस पे? पीजेंट्स पे, जो भी प्रोड्यूसर ले लो उनसे। तो 1/3 इसको ले लेना पड़ता था, उनको एज अ टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था। और यही नहीं भाई, 1/3 तो आपने यहाँ पे दे दिया, उसके बाद ये हाउस टैक्स, चारा टैक्स, ये सारी चीजें ये लगाते थे। हाउस टैक्स, चारा टैक्स, ये लगाकर उसे कर वसूला करते थे। ये पैसे का पूरा व्यवस्था कर लिया हमारे खिलजी साहब ने, सारी व्यवस्था होगी पैसे की। अब देखिए, मार्केट में इन्होंने कैसे कैसे रिफॉर्म किए खिलजी ने। देखिए, पहला काम किया कि ऑब्जेक्टिव किया था। इसके 2 व्यू हैं। बर्नी का व्यू ये है कि वो कहते हैं कि मिलिट्री को हमें स्ट्रेंथन करनी थी, मिलिट्री को स्ट्रांग बनानी थी, तो उनको पैसा पे करना था, इसलिए हमें मार्केट को रिफॉर्म करना पड़ा। तो वहीं पे आमिर खुसरो साहब, जो उनके पोएट थे, कवि थे, उनके कोर्ट में इन्होंने ये बोला कि ये ऐसा नहीं था कि भाई आर्मी को मेंटेन करने के लिए दिया जा रहा, ये बेसिकली हमारा लोगों के वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, ताकि हमारी प्राइस मार्केट में कांस्टेंट रहे और लोग सही प्राइस पे, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो मार्केट में और सामान को खरीद सकें। लेकिन ज़्यादा व्यू हमारा बर्नी की तरफ झुका हुआ है कि मिलिट्री को रिफॉर्म के लिए ज़्यादा यूज़ करते थे मार्केट कंट्रोल को। तो देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे मार्केट कंट्रोल कैसे करते थे। तो देखिए, जो मार्केट थी, ये मार्केट इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था। उस समय क्या था भाई, घोड़े थे, कैटल्स थे, स्लेव थे, फूड ग्रेन थे। ये 4 भागों में इन्होंने डिवाइड कर रखा था। फूड ग्रेन की अलग मार्केट लगेगी,
घोड़ों की अलग मार्केट लगेगी, कैटल्स की अलग मार्केट लगेगी, स्लेव की अलग मार्केट लगेगी। जो भी कमोडिटी आप बेचेंगे इसकी प्राइस स्टेट फिक्स करेगी। आज भी होता है। आज तो हमारा मार्केट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, लेकिन 1991 के पहले कौन फिक्स करता था? जब हमारा रिफॉर्म नहीं हुआ था इंडिया में, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट ही मार्केट को फिक्स करती थी। ओके, मतलब कि जो प्राइस होगी मार्केट की फिक्स्ड बाय द स्टेट, और विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट यू कांट चेंज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। और जो इसमें ट्रेडर्स भाई कौन थे फिर? तो बंजारास जो थे ना, ये कुरियर का काम करते थे, एक जगह से दूसरे जगह सामान को लेके जाते थे। ठीक है, बंजारास जो थे हमारे, ये कुरियर्स का काम करते थे। आईएएस के 2016 का प्रीलिम का सवाल था, हु वाज बंजारास? दे वर ट्रेडर्स। ओके, जो कल्टिवेटर्स थे, अब देखिए होर्डिंग हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन रहेगा नहीं, होर्डिंग नहीं कर सकते थे आप, ये अलाउ नहीं था होर्डिंग करना। केवल आप 4 क्विंटल तक 400 kg तक आप कर सकते थे होर्डिंग, उसके बाद आपको सारा माल बेचना होता था मार्केट में। उसको माउंट बोलते थे, 1 माउंट इज इक्वल टू 40 kg। आज भी ईस्टर्न यूपी में यदि आप जाएंगे तो मन चलता है, उसी को माउंट बोलते हैं, तो उसको 40 kg होता है। ठीक है, रेस्ट आपको बेचना पड़ेगा मार्केट में। इन्हीं के देखिए, इन्हीं के दरबार में थे आमिर खुसरो साहब। ये बेसिकली सूफी थे, स्पिरिचुअल गुरु थे, मतलब स्पिरिचुअलिटी में गुरु नहीं थे, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। और इन्हें 72 साल की ज़िंदगी में 60 साल इन्होंने 10 सुल्तानों के कोर्ट में निकाल दिया था। इन्होंने बहुत सारे अपना पर्शियन में वर्सेस लिखे हुए हैं, 500,000 वर्सेस है इनका। खाली की बारी सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटेड डिक्शनरी है हमारे हिंदी और पर्शियन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जाने मन कि तबला, सारंग, ख्याल, तराना इसके ओरिजिनेटर थे। तबला, सारंग, ख्याल, तराना इसके ओरिजिनेटर थे, और ये फादर ऑफ कव्वाली थे। ठीक है, फादर ऑफ कव्वाली थे ये। कौन? आमिर खुसरो साहब। अब देखिए, अब मार्केट में इतनी सारी रेगुलेशन तो आपने लगा दी है, तो कुछ तो उसको देखने वाले लोग भी होने चाहिए। तो सुहाना जो थे मार्केट कंट्रोलर थे, मुंशी थे बारिश, मुंशी मतलब जो वहाँ पे हिसाब किताब करते हैं, इसके बाद बारिश जो इंटेलिजेंस थे। ये तीनों लोगों से सुल्तान शाम को रिपोर्ट लेते थे। 3 लोगों से, 3 अलग अलग सोर्सों से रिपोर्ट ली जाती थी। और यदि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आई, अंडर वेट हो गया, चुंबक लगा के थोड़ा सा कम कर दिया गया वजन को, तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था उसको। और वहाँ पे सब्सिडी का भी प्रोविजन था। पता है कि जो इम्पोर्टेड गुड्स थे तो स्टेट उसको सब्सिडाइज कर देती थी, मतलब पैसा देती थी। आज सब्सिडी का चलता है, केरोसिन में सब्सिडी मिल रही है, एलपीजी मिल रही है, फर्टिलाइजर मिल रही है, फूड मिल रही है। उस तरह से जो वहाँ की इम्पोर्टेड गुड्स थी ये हमारा सब्सिडाइज कर दी जाती थी। ठीक है, और जब मान लीजिए भूख हुआ, मतलब कि मानसून फेल्योर हो गया, फेमाइन आ गई, ठीक है, ड्रॉट आ गया, तो उस समय भी रेशनलाइज करते थे हमारे फूड प्राइसेस को, और काफ़ी प्रॉपर ये मार्केट को कंट्रोल करते थे। मिलिट्री इनकी थी, लगभग 4,75,000 कैवलरी मैन थे, इनकी स्टैंडिंग आर्मी थी। और सैलरी ये पेड करते थे हमारे कैश में स्टैंडिंग आर्मी को। ठीक है, पैसा यहाँ से आ रहा है तो ये लोग करेंगे ही। और यही नहीं, पता है बेसिकली वहाँ पे सबसे ज़्यादा, आज तो हमारे टैंक होते हैं, लेकिन उस समय क्या थे, हमारे हॉर्स थे ना, घोड़े थे। तो यहाँ पे हॉर्सेस का दाग सिस्टम चलता है। दाग मतलब ये होता है कि घोड़ा है, उस पर कुछ जला दिया जाए एक जगह पे, तो दाग लग जाएगा, तो इससे पहचान आ जाएगा कि ये आर्मी के यूज में आ रहा है। वही नहीं, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि चेहरा सिस्टम लगाया कि हमारा सोल्जर की आइडेंटिटी भी ये मेंटेन करके रखते थे ये लोग, खिलजी। ठीक है, और ये अब देखिए भाई, इतनी चीजें आप मेंटेन करके रख रहे हो, तो ये मेंटेन किस पे होगा? पैसे पे ही तो मेंटेन होगा ना। तो पैसा को लाने के लिए इन्होंने मार्केट को कंट्रोल कर लिया था, प्रॉपर मार्केट कंट्रोल करते, जहाँ पैसा आता था, और ये स्टैंडिंग आर्मी हमारे बना के रखते थे।